पिछले 2 दिन से डेरा सच्चा सौदा, बाबा गुरमीत राम रहीम इंसान, हाँ डॉक्टर भी वो कहते हैं, उनका मामला सारे देश के सामने है, बहुत चर्चा हो रही है। कभी कभार ही होता है कि कोई राष्ट्रीय मुद्दा और आपका व्यक्तिगत जीवन किसी बिंदु पे टच कर जाए। ये वैसा ही एक मुद्दा है। सन 2002 की बात है, तब मैं CSDS में था, जन आंदोलनों के साथ जुड़ा था, देश भर में जाता था, अपनी बात रखता था। हमारे साथी राजीव गोदारा जी ने कहा कि सिरसा से एक न्योता है आपके लेक्चर के लिए, आपको वहां चलना चाहिए। मैंने कहा कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? उन्होंने कहा वहां एक स्थानीय अखबार है पूरा सच, उसके संपादक हैं रामचंद्र छत्रपति। उन्होंने कहा बड़ा हिम्मती और ईमानदार आदमी है, वो चाहता है कि आप सिरसा आए, एक बार बोले। मैंने हाँ कर दी। तो 20 अक्टूबर 2002 को मैं सिरसा गया। वहां कृषि विज्ञान केंद्र करके एक जगह है, वहां व्याख्यान था लोकतंत्र और मीडिया की भूमिका। मैंने बोली, अपनी बात रखी उस वक्त। उसके बाद रामचंद्र छत्रपति जो आयोजक थे, मेजबान थे, उन्होंने मंच से लोगों को बताया कि योगेंद्र जी ने तो पूरे देश की बात बताई, मैं आपको सिरसा की बात बता देता हूं कि यहां ऐसे ऐसे डेरा है, उस डेरे में ये हुआ है और मैंने उसे छाप दिया। तो देखिए क्या कुछ बवाल है, और हमारे अखबार पे को बंद करने का खतरा है, मेरे को व्यक्तिगत धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी है, कुछ भी हो सकता है। मैं सुन के सन्न रह गया। प्रोग्राम खत्म हुआ तो रामचंद्र जी के साथ बैठे, मुझे याद है वो मुझे मार्केट में ले गए और दूध जलेबी खिला रहे थे। मैंने पूछा सर ये क्या मामला है, क्या हुआ? तब तक मुझे स्पष्ट हो गया था कि मैं बहुत ही एक ईमानदार सच्चे पत्रकार से बात कर रहा हूं, और मेरे मन में बहुत स्नेह और श्रद्धा भाव था। मुझसे ज्यादा उम्र थी उनकी, श्रद्धा भाव था, उनसे पूछ रहा था। सो उन्होंने बताया कि यहाँ डेरा है, डेरे में साध्वियों का शोषण होता है, और उनमें से एक साध्वी ने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी प्रधानमंत्री के पास गई, वहां तो कुछ नहीं हुआ, बस डेरे को पता लग गया इस चिट्ठी का। और फिर वहां से उस चिट्ठी लिखने का शक जिस महिला पे था, उसके भाई रंजीत की हत्या कर दी गई। रामचंद्र जी ने कहा जब मुझे पूरा मामला पता लगा तो मुझे चिट्ठी की प्रति मेरे हाथ लगी और मैंने उसे अपने अखबार में छाप दिया है जी। और अब उन्होंने कहा बाबा बौखलाया हुआ है, पता नहीं क्या करते। मैंने कहा तो आप पे बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपने पुलिस को बताया? उन्होंने कहा हाँ पुलिस को बताया, मैं तो रोज अखबार में लिखता हूँ अपने बारे में, खतरे के बारे में भी मैंने अखबार में छापा है, सबको पता है। मैंने चेक किया, सरसा में सबको पता था उसके बारे में। मैंने कहा सर कुछ हो जाए तो रामचंद्र छत्रपति ने कहा योगेंद्र जी सबको जाना है किसी न किसी दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं अपनी बात पूरी कहूंगा। पूरा सच उनके अखबार का नाम था, और उस आदमी ने पूरा सच बोला। मुझे पता नहीं क्यों उस वक्त लगा कि नहीं, शायद खतरा इतना बड़ा होगा नहीं, कहीं ना कहीं मामला हो सकता है उनको ज्यादा महसूस हो रहा है, इतनी बड़ी बात ना हो। ये 20 अक्टूबर की बात है, और 24 अक्टूबर उसके 4 दिन बाद खबर आई कि छत्रपति जी को उनके घर के सामने गोलियों से भून दिया गया है। हम सब लोगों ने, मुझे याद है संपूर्ण क्रांति मंच में हम थे, हमने बयान दिया उसके बारे में। 20-21 दिन तक छत्रपति जी जिंदगी मौत का संघर्ष करते रहे। उनका बयान तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। मृतक का बयान रिकॉर्ड किया जाता है और वो कोर्ट में बहुत बड़ी एविडेंस माना जाता है। सरकार ने मृतक का बयान तक नहीं होने दिया। वकील मांगते रहे, पत्रकार मांगते रहे, बयान नहीं हुआ, वो चल बसे। सीबीआई की इंक्वायरी की मांग हुई। हरियाणा सरकार, उस दिन बीजेपी नहीं थी, वो इनेलो की सरकार थी, चौटाला जी की सरकार थी। सीबीआई इंक्वायरी नहीं होने दी। उनका बेटा अंशुल फिर हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में कई बड़े वकीलों ने, चीमा साहब वगैरह ने, हमारे राजीव गोदारा ने, सब में मदद की। हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि नहीं नहीं सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए इसमें। उसमें अपील हुई। अंशुल आया हमारे पास दिल्ली में, कहा कि अंकल ये तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को लाएंगे, हम क्या करें। तो उन दिनों मुझे याद है मैं राजेंद्र सच्चर जी के पास गया। मैंने कहा सर आपको खड़ा होना पड़ेगा, रिटायर्ड चीफ जज हैं वो।
उन्होंने कहा हाँ बेटा, इस सवाल पे मैं खड़ा होऊंगा। वो खड़े हुए, तब जाके सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई और इंक्वायरी में फाइनली नामजद किया गया बाबा को, उनके क्लोज लोगों को, इन दोनों मर्डर के लिए आरोपी के रूप में नामजद किया गया और साध्वी के केस की इंक्वायरी हुई और इनको आरोपी करार दिया गया। इतने सब संघर्ष के बाद ये कहीं कई साल के बाद यहां तक पहुंचा। उसके बाद 10 साल से उस केस की हियरिंग चल रही है। आप सोचो, मेरे जैसे लोग तो बोल देते हैं यहां इतना दूर बैठे हुए, आप उन 2 औरतों के बारे में सोचो। वो साध्वी जिसने चिट्ठी लिखी, जिसने फाइनली हिम्मत करके सीबीआई को बयान दिया, और एक और लड़की जो हिम्मत करके बाहर आई। 2 लड़कियों ने बयान दिया। कितना उन पे दबाव होगा, कितना उनको तड़पाया गया होगा, कितना उनकी फैमिली पे प्रेशर होगा। लेकिन इन दोनों को सलाम करना चाहिए, झुकी नहीं, इन्होंने अपना बयान दिया, बयान पे टिकी रही, क्रॉस इन्वेस्टिगेशन हुआ। और आप अंदाज लगाइए कितना इसमें आतंक का माहौल था। जब इस कोर्ट की हियरिंग होती थी, इस केस की हियरिंग भी होती थी, पूरा सरसा, बाबा जी तो चंडीगढ़ जाते नहीं थे, वो सरसा से अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस से गवाही दिया करते थे पंचकुला सीबीआई कोर्ट को। और उस समय इनके डेरे के हजारों लोग हर गवाही के वक्त वहां सामने खड़े हो जाते थे, पूरे इलाके को कैप्चर कर लिया जाता था। उस सब के बीच ये केस 10-11 साल चला। बड़े बड़े वकील इस्तेमाल किए गए, हर छोटे बड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाते थे और सरकारें कोशिश करती थी कि कहीं बाबा को कुछ हो न जाए। इस बीच कांग्रेस की सरकार आ गई थी। कांग्रेस की सरकार भी इनको वीआईपी ट्रीटमेंट देती थी और उसके एवज में 2009 के चुनाव में कांग्रेस को डेरा का समर्थन मिला। ये हम भूल जाते हैं, ये इनडायरेक्ट बातें नहीं होती हैं। हरियाणा का अखबार देखिए, पंजाब के अखबार देखिए, हर चुनाव से पहले लंबी खबरें छपती हैं। इस साल डेरा किस पार्टी को सपोर्ट करेगा, इस साल प्रेमी इनके फॉलोअर्स को कहा जाता है, साधारण लोग हैं, प्रेमी का वोट किसको जाएगा, ये सब बात होती है। 2009 में कांग्रेस ने इनके साथ सौदेबाजी की, कांग्रेस को इनका वोट मिला और उसके बदले में इनकी सरकार ने इस सारे मुकदमे में गो स्लो की पॉलिसी अपनाई। 2014 में यही काम बीजेपी ने किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत गई थी। विधानसभा चुनाव में डेरे ने खुल के घोषणा की कि हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। सिर्फ घोषणा नहीं की, जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री खट्टर जी अपनी पूरी कैबिनेट को लेके सरसा गए, उनका चरण छूने, उनको धन्यवाद करने गए। आप समझिए क्या हो रहा है यहां पे। पूरी कैबिनेट एक ऐसे व्यक्ति के पास जाती है धन्यवाद करने जिस पे रेप का मुकदमा चल रहा है, 2 मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं, जिसका आतंक है उस इलाके में। उस व्यक्ति को थैंक यू कहने जाते हैं। और उसके बाद से आप ट्विटर देख लीजिए, खट्टर जी के कितने ट्विटर हैं कहते हुए बड़ा महान काम कर रहे हैं, बाबा सब कुछ कर रहे हैं। बाद की बातें आप छोड़ दीजिए, ये 15 अगस्त 12 दिन पहले की बात, इस घटना से 10 दिन पहले की बात। 10 दिन बाद इस आदमी के रेप के मुकदमे का वर्डिक्ट आने वाला है और ये बेटी बचाओ की सरकार है। और इसके 2 मंत्री रामविलास शर्मा और अनिल विज, दोनों मंत्री सरसा उनके डेरे पे जाते हैं 10 दिन पहले, चरण छूते हैं और 51 लाख रुपया हरियाणा सरकार की तरफ से गिफ्ट दे के आते हैं। आप बताइए क्या उम्मीद की जाए। ये मिली भगत नहीं थी तो और क्या था। 18 तारीख को कहने को 144 धारा लग जाती है। पंचकुला शहर में इनके अनुयायी आना शुरू कर देते हैं। 1-2 नहीं, 4-5 नहीं, सैकड़ों हजारों अनुयायी आ रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा। मंत्री बयान दे रहे हैं कि 144 इन पे लागू नहीं होती है। अरे किस पे लागू होगी। यही नहीं, वो ये कहते हैं कि हम इनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे। अरे हरियाणा सरकार तो मेजबानी कर रही थी इनकी। हजारों हजार लोग इकट्ठे होते हैं। कोर्ट पूछता है, हाई कोर्ट ने उससे एक दिन पहले पूछा कि भैया हजारों लोग कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, 144 क्या लगाई है आपने।
पता लगा कि इनके 144 के ऑर्डर में इन्होंने 5 से अधिक लोग इकट्ठा होने पे बैन लिखा ही नहीं था। कोर्ट के सामने कहा वो सब क्लरिकल मिस्टेक हो गया हमसे, कोर्ट ने कहा आप ठीक कर लो। तो आज जो कहा जा रहा है ना कि इतने लोग इकट्ठे हो गए, हम क्या करते, इकट्ठा तो आपने करवाया, इकट्ठा आपने होने दिया, सरकार पूरी तरह से लिप्त है इसमें। अब आप पूछेंगे कि हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा अफसर कौन था जो निर्णय ले रहा था? लोग पुलिस को दोष देते हैं, मैं पुलिस को दोष नहीं देता, पुलिस प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक काम करते हैं, उनको जो ऊपर ऑर्डर आता है वो काम करते हैं। हरियाणा का गृह मंत्री कौन है? हरियाणा के गृह मंत्री हैं आदरणीय खट्टर जी। मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं हरियाणा के। मुख्यमंत्री ने एक पॉलिटिकल डील किया बाबा से, और डील ये था कि हाँ अपने लोगों को आने दो, दबाव बनने दो कोर्ट वोट पे, बाकी सब देखा जाएगा। जब हाई कोर्ट में मामला आ गया, बात इनके काबू से निकल गई और एक ईमानदार जज ने एक ईमानदार जजमेंट दे दिया। सलाम करता हूं मैं उस जज को। हालांकि ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि हमें जुडिशरी में किसी को सामान्य और ईमानदार जजमेंट देने के लिए सलाम करना पड़े, इसका मतलब है कि बहुत कम होती होंगी ऐसी चीज़ें। लेकिन जब सलमान खान का मामला देखते हैं, संजय दत्त का देखते हैं, जयललिता का देखते हैं, तो लगता है कि भाई अगर किसी बड़े व्यक्ति के बारे में कोई ईमानदार जजमेंट आ जाए तो सलाम करना चाहिए। तो सलाम करता हूं मैं उस जज को, सलाम करता हूं मैं उसके इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स को। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर का नाम आया है, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डागर थे, सतीश डागर जी। इन लोगों की ईमानदारी से केस टेक पाया नहीं तो सारे इनका राजनेताओं का, बिजनेसमैन का बस चलता तो इस केस को पता नहीं कब का खत्म करवा देते। एक रिटायर्ड ऑफिसर ने तो अब कहा है कि सीबीआई में मेरे सीनियर ने आके मुझे बोला कि इस केस को रफा दफा कर दो। मेरे जूनियर ने कहा बाबा के पीछे क्यों पड़े हुए हो, इतने नेता और बिजनेसमैन आया करते थे इसको बंद करवाने के लिए मेरे पास। ये सब सच है इस चीज के बारे में। तो कल जो हुआ वो कोई संयोग नहीं था। हरियाणा में ये तीसरी बार हो रहा है। 3 साल से खट्टर सरकार हरियाणा में राज कर रही है। सबसे पहले वो भी एक बाबा थे, बाबा रामपाल जी का मामला हिसार में हुआ। उसके आश्रम में बंदूक है, उसके आश्रम में असला रखा हुआ है। 19 दिन तक हरियाणा सरकार हिम्मत नहीं कर पाई उनको कुछ करने की। उसके बाद हरियाणा में जाट आरक्षण के सवाल पे भयानक आगजनी, पूरा हरियाणा जल रहा है, रोहतक, झज्जर, सब तरफ इतना बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। सरकार मौन बैठी है, पैरालाइज है, जैसे लकवा मार गया हो, कुछ नहीं कर पा रही सरकार। और तीसरा इस बार हुआ है। इस बार भिन्न इसलिए है कि इस बार तो आपको पता था कि कब होगी हिंसा, तारीख पता थी, समय पता था, स्थान पता था, कौन लोग हिंसा करेंगे ये पता था, वो आपकी नाक के नीचे थे। उसके बाद हुई ये हिंसा, ये तो अक्षम्य है। सरकार का मतलब क्या है, सरकार करती क्या है ऐसी स्थिति में? तो ऐसे में ये सरकार तो, इस सरकार का तो आज कोई नैतिक दायित्व, नैतिक अधिकार बचा नहीं है राज करने के लिए। इस सरकार को तो जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से तो अब तो बीजेपी की भी इतनी बदनामी हो गई है कि सरकार शायद जाएगी, खट्टर जी से इस्तीफा ले लिया जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक खट्टर जाएगा, दूसरा खट्टर आ जाएगा। लेकिन ये जो खट्टरों को मोहरों की तरह बैठाते हैं उन पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब आ रहा है कि प्रधानमंत्री नाखुश है। अरे पता नहीं था, रोहतक में जो हुआ था उसके बाद आपको पता नहीं था कि खट्टर जी क्या काम करते हैं? तब आपने क्यों कुछ नहीं किया? एक आखिरी बात ऑपोजिशन पे भी कह दो। ऑपोजिशन आज बड़ा खुशी से कह रहा है कि खट्टर ने बहुत बुरा काम किया। सच बात है, बहुत बुरा काम किया। ऐसे इतने नाकारा मुख्यमंत्री को तो एक क्षण भी मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, सच बात है। लेकिन ऑपोजिशन वाले भी कुछ बात बताएं, क्या ये सच नहीं है कि हरियाणा में इनेलो और कांग्रेस और पंजाब में अकाली और कांग्रेस हमेशा डेरा सच्चा सौदा से पॉलिटिकल डील करते रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि ये इसे प्रश्रय देते रहे? इस चुनाव में अकालियों ने वोट लिया है, उससे पहले कांग्रेस ने वोट लिया था। क्या ये सच नहीं है कि इनके सारे नेता वहां आना जाना रखते रहे हैं? पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज क्या हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में, अकाली दल में, इनेलो में, ये जो बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं सब लोग, इनमें क्या आज हिम्मत है कि ये कह दें कि हाँ एक बलात्कारी को सजा मिली, हम इसका स्वागत करते हैं?
सम्मान करते हैं काफी नहीं, कोर्ट के आदेश का तो हर एक को सम्मान करना पड़ेगा, बाबा को भी करना पड़ेगा, उसमें तो क्या बात है। कहें कि स्वागत करते हैं, कहें कि एक बलात्कारी ढोंगी बाबा पकड़ा गया, हम इसके साथ हैं, और ये भी कहें कि आज सरकार कोई कदम उठाती है, हम सरकार का समर्थन करेंगे। सरकार का वैसे हम विरोध करेंगे, खट्टर के इस्तीफे की मांग करेंगे, लेकिन अगर सरकार सख्त कदम उठाती है, हम इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाएंगे, हम सरकार का इस काम में सहयोग देंगे, और आगे से हम में से कोई भी गुरमीत राम रहीम जी के साथ पॉलिटिकल डील नहीं करेगा। ये मैंने कल से नहीं सुना है, केवल स्वराज इंडिया है जिसने कहा है कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार को सख्त कार्रवाई इस पे करनी चाहिए। कोई पार्टी ने नहीं कहा। क्या उनका दायित्व नहीं बनता है ऐसा कहने का? तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करना चाहता हूं, ये कहते हुए कि इस प्रकरण ने पूरे राजनीतिक तंत्र को एक तरह से एक्सपोज कर दिया है, नंगा कर दिया है, और आज हम जो देख रहे हैं, अगर हम इसके बारे में गंभीर हैं तो हम केवल उन 4-5 लोगों को सलाम ना करें, हम इन संस्थाओं को मजबूत करें, केवल हरियाणा सरकार और बीजेपी की आलोचना ना करें, पूरे राजनीतिक तंत्र की सफाई की बात करें। ये तो थी मेरी बात। अब कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। सर, राघवेंद्र शुक्ला ने पूछा है कि इस तरह की अंधभक्ति से रोगग्रस्त लोगों का क्या इलाज है और उन्हें किस तरह से समझाया जाए। इसी तरह के कुछ सवाल हैं। चीनू बंसल ने, रविशंकर पटेल ने कहा है कि सर आपको क्या लगता है धर्म और राजनीति के बीच जो परस्पर संबंध है, इसके नकारात्मक प्रभाव को कैसे दूर किया जाए? भाई सच्ची बात यह कि मैं इसे धर्म नहीं मानता। ये जो राम रहीम जी कर रहे थे ये तो कोई धर्म नहीं है, और अगर ये धर्म है तो आप ही बताइए अधर्म क्या होता है इस दुनिया में। मैं धर्म का सम्मान करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी का मैं सम्मान करता हूँ। ये तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आपने सही पूछा है कि फिर आम लोग इसके पीछे क्यों है। अरे सच बात है कि बहुत बड़े इलाके में, हरियाणा पंजाब राजस्थान का जो बॉर्डर है, उस इलाके के कई जिलों में बहुत बड़ी फॉलोइंग है इनकी। क्यों है? क्योंकि आजकल जो स्पिरिचुअलिटी का धंधा हो गया है, बड़े बड़े बाबाओं का धंधा हो गया है, उसमें एक तरफ इस तरह की बातें करते हैं जो कि आज सामने आई हैं। पैसे का चक्कर है, सत्ता का चक्कर है, महिलाओं का शोषण है, हमने एक नहीं कई केसेस में अब तो देख लिया है। लेकिन दूसरी तरफ दिखावे के लिए कुछ सामाजिक सुधार के काम होते हैं, जैसे सच्चा सौदा डेरा में आए लोगों का नशा छुड़वाने का काम ये करते हैं। अब उस इलाके में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। अब एक गरीब के घर में उसके बेटे का, उसके हस्बैंड का अगर किसी ने नशा छुड़वा दिया तो उस औरत को तो लगता है ना कि मेरे लिए भगवान है, मैं उसके साथ आ सकती हूँ। तो ये लोग जो पंचकुला कल आए हुए थे, ये कोई प्रोफेशनल ठग नहीं है, कोई गुंडे नहीं है, सामान्य लोग हैं जिनको परिवार में कुछ वहां जाने से, डेरा में जाने से फायदा हुआ है। ये फायदा जैसे डी एडिक्शन होना, शिक्षा में कुछ सुधार होना, लेकिन उससे आप डेरे के चरित्र को न समझिए। आज की सच्चाई ये डेरा एक बहुत अच्छे बाबा ने शुरू किया था पहले, राम रहीम इसके दूसरे गुरु हैं, लेकिन उनके तहत इसका जो प्रवृत्ति और जो चरित्र बन गया है वो तो बड़ा खतरनाक किस्म का चरित्र है। और आज की तारीख में ये सब नशा मुक्ति, शिक्षा, सामाजिक सुधार, सफाई, ये दिखावा है जिसके आधार पे सत्ता, पैसे और अपराध का ये गठजोड़ बन के चल रहा है। सर, आखिरी सवाल कि इस प्रकार की समस्या से समाज कैसे छुटकारा पा सकता है और क्या पब्लिक भी इसमें शामिल नहीं है? आपको क्या लगता है? इस ठगाई में पब्लिक शामिल है। जैसे पब्लिक राजनीति में ठगी जाती है, उसी तरह से धर्म में भी ठगी जाती है पब्लिक। जैसे राजनीति में लोग झूठे वादे करके पब्लिक को उल्लू बना लेते हैं, उसी तरह से धर्म के नाम पे भी झूठे वादे करके, दिखावा करके लोगों को उल्लू बना लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे हम राजनीति का परिष्कार चाहते हैं, उसी तरह से धार्मिक संस्थाएं जो अपने आप को कहती हैं, इनका भी परिष्कार होना चाहिए। और हम में से जितने भी लोग किसी धर्म, किसी बाबा, किसी डेरे के पास जाते हैं, ये ना मान लीजिए कि सब खराब है, इसमें से कुछ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मेरे लिए किसी भी बाबा, किसी भी संत, किसी भी धार्मिक संस्था का एक साधारण कसौटी है, क्या आप पैसे और सत्ता के मोह से मुक्त हैं? जो पैसे का दिखावा कर रहा है, जो पास में 6 नेताओं की फोटो लगा के खड़ा है,
वो मुझे संत नहीं लगता। मुझे लगता है कि अच्छा ये काम तो हर कोई करता है, हर दुकानदार ये काम करता है, आप तो दुकान चला रहे हो। जो पैसे से मुक्त है, सत्ता के मोह से मुक्त है, और जो सचमुच अध्यात्म में लीन है, दीन दुनिया की परवाह किए, केवल वही स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है। बाकी सब तो दुकानदार है।